अभी अच्छा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या तुमको क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। Good. यस तो सर। हम इस समय पढ़ रहे हैं कि सरकार ने आर्थिक सुधार जब किए तो क्या उपाय किए, उसमें वह उपाय जो अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाते, स्टेबिलिटी लाते, उन उपायों को हमने स्थायित्वकारी उपाय में कैटेगराइज किया, और अन्य उपाय जो थे आर्थिक सुधारों के, उनको हमने संरचनात्मक उपाय कहा, स्ट्रक्चरल मेजर्स कहा। तो हम सबसे पहले स्थायित्वकारी उपाय जो थे उनकी चर्चा करेंगे। उसमें ये जान लें कि ये जो स्थायित्व लाने वाले उपाय थे ये अल्पकालिक होते थे। इसमें भुगतान असंतुलन अगर है, यानी कि निर्यात जो है आयातों से अगर कम हो जाए तो हमारे यहाँ भुगतान असंतुलन की स्थिति अर्थव्यवस्था में मानी जाती है। मुद्रा स्फीति को मैंने अभी बोला था, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और नीचे भी लिखा गया है उत्पाद और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना, यह भी महंगाई है। तो एक ही समस्या के लिए दो बार क्यों लिखा गया? अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में वाकई में ठीक ठीक आ गया है तो इसका उत्तर आप समझ पाएंगे। अगर आपने ये खुद से प्रश्न नहीं किया अभी कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई एक समस्या है, तो उसी को दो बार क्यों एड्रेस किया गया? उत्पाद और वस्तुओं की बढ़ती कीमतें ही महंगाई होती, उसको नियंत्रित करना। और अभी मैंने बोल दिया था कि मुद्रास्फीति भी महंगाई है, उसको भी नियंत्रित करना। तो दरअसल जानिए ध्यान से, मुद्रास्फीति का मतलब होता है देश में, देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का ज्यादा हो जाना। जब मुद्रा की मात्रा यानी नोट्स, करेंसी, सिक्के जब ये ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो दरअसल ये माना जाता है कि किसी भी चीज की अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। ये मुद्रा पर भी लागू होता है क्या? जब मुद्रा की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है देश में तो आप पाते हैं कि मुद्रा का मूल्य कम हो गया। मतलब क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य कम होना मतलब क्या है? आज से 5 साल पहले जो टॉफी आपको 50 पैसे की मिलती थी, अब आपको वही टॉफी 1 रुपए की मिलने लगी। यानी कि पहले मुद्रा का मूल्य अगर नापे तो पहले 1 रुपए का मूल्य था दो टॉफी, अभी वही 1 रुपए का मूल्य कितना हो गया? एक टॉफी। यानी कि अगर आप देखिए टॉफी का मूल्य आप मापते हैं कैसे? मुद्रा में। तो अगर हम मुद्रा का मूल्य टॉफी में मापने चले तो हम क्या पाएंगे? आज से 5 साल पहले 1 रुपए का कीमत था दो टॉफी, और आज 1 रुपए का कीमत है केवल एक टॉफी। तो बताइए क्या 1 रुपए का मूल्य घटा कि नहीं घटा? नहीं समझ पाए? आज से 5 साल पहले टॉफी का मूल्य हुआ करता था 50 पैसे, अभी टॉफी का मूल्य हो गया है 1 रुपया। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल जो हमारा है उसमें 5 साल पहले किसी टॉफी का मूल्य हुआ करता था 50 पैसे, यानी वो 1 रुपए में दो मिलती थी। अभी उस टॉफी का मूल्य हो गया 1 रुपया, यानी अब वो 1 रुपए में एक मिलेगी। तो टॉफी का मूल्य तो बढ़ा है, लेकिन क्या इसके उलट हम ये नहीं कह सकते कि रुपये का मूल्य घटा है? क्योंकि पहले 1 रुपए में दो टॉफियां मिलती थी, अभी रुपये में दो की जगह केवल एक टॉफी मिलेगी। तो 1 रुपए का मूल्य घट नहीं गया? पहले 1 रुपया दो टॉफियां दिला देता था, अभी 1 रुपया केवल एक टॉफी दिला रहे, तो रुपये का मूल्य घट गया कि नहीं? कोई ड्रेस आप पहले 500 रुपए की मिलती थी और आप पहले 500 रुपए का एक नोट देकर के वो ड्रेस ले आते थे, अब वही ड्रेस लगभग अगर आप लेने जाए तो आपको 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो पहले 2000 का नोट आपको दिला देता था 5 ड्रेसेस, अब वो कितना दिलाएगा? एक ड्रेस। तो क्या 2000 के नोट का मूल्य घट गया कि नहीं? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई ज्यादा हो जाना, तो उससे ये होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। आप समझिएगा जरा, मुद्रा का मूल्य घटना ही दरअसल महंगाई है। मुद्रा का मूल्य घटना महंगाई है कैसे? जब आप 2000 का नोट देते हैं और केवल एक ड्रेस मिलता है, जहां पहले आप 2000 का नोट देते थे तो आपको 4 ड्रेस मिलते थे, तो आपने ये जाना, आपका निष्कर्ष ये है कि 2000 रुपए का मूल्य घट गया, है ना? अच्छा, उल्टा इसी सिचुएशन को देखिए कि वही ड्रेस पहले आपको 500 के नोट में मिल जाती थी, वो 2000 के नोट में मिल रही है, तो आपने ये भी कहा कि ड्रेस का मूल्य बढ़ गया। तो एक तरफ मुद्रा का मूल्य घट रहा है, और वही सिचुएशन है जब हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना क्या है? यह महंगाई है। और मुद्रा का मूल्य घटना क्या है? यह भी महंगाई है। और आपने ये भी जाना कि किसी भी वस्तु की कीमत सिर्फ तब घटती है, इंक्लूडिंग मनी, मनी की भी, जब उसकी सप्लाई बढ़ जाए। मुद्रा का मूल्य इसलिए घटा
क्योंकि देश में उसकी सप्लाई बढ़ गई, सरकार ने ढेर सारे नोट छाप दिए, ढेर सारे सिक्के आ गए अर्थव्यवस्था में, उस वजह से मुद्रा का मूल्य घट गया। यानी कि अब वही 1 रुपया दे करके आप कम वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। तो ये मुद्रा का मूल्य घटना ही मुद्रास्फीति है, और वस्तुओं का मूल्य बढ़ना ही महंगाई है। लेकिन दरअसल मुद्रा का मूल्य घटने का परिणाम है महंगाई, इसीलिए हम उसको महंगाई बोल देते हैं। जब मुद्रा की बहुत ज्यादा मात्रा अर्थव्यवस्था में हो जाती है तो लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। महसूस करना जरा इस चीज को, तुम्हारे पास बैंक में जमा है 10 लाख रुपए, और तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है, और तुम बाजार में निकले हो और तुम्हें कोई चीज खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदनी है, बट एट दैट टाइम यू डोंट हैव अ मोबाइल जिसमें तुम्हारे पास यूपीआई वगैरह हो, मोबाइल से पेमेंट करने की सुविधा नहीं है, जेब में केवल 100 का नोट है, ये मान लेते हैं 500 का नोट है। तो मार्केट में जो तुम सप्लाई, जो तुम खरीदोगे, कोई ड्रेस तुम्हें खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो तुम अधिकतम कितने तक खरीद सकोगे? 500 भी पूरा नहीं खरीदोगे, 100 रुपए बचा के रखोगे कि रिक्शे का आने जाने का हो जाए, ठीक है ना, रास्ते में कोई सब्जी वब्जी खरीद रही हो वो खरीद सके। तो अधिकतम तुम ड्रेस पे कितना खर्च कर पाओगे? ड्रेस पे या किसी भी शॉपिंग पे 400 रुपए। खाते में तुम्हारे जमा है 1000 रुपए, या 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्रा की मात्रा, जो नोट है, जो करेंसी है, वो तुम्हारे पास जितने, तुम्हारा उस दिन की शॉपिंग उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब वर्तमान समय में चूंकि मुद्रा की सप्लाई में केवल करेंसी नोट्स नहीं आते हैं, अब तो यूपीआई का मामला है ना, ऑनलाइन पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, तो यह भी मुद्रा का एक रूप है। सरकार ने इसकी भी सप्लाई बढ़ा दी, और आपको पता है जितना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने ज्यादा ये ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, कार्ड से पेमेंट हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देखिए लगातार, है ना। तो महंगाई का संबंध किससे है? मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से। और जब भी किसी चीज की मात्रा बढ़ी जाएगी, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होती है, वर्णमाला, अल्फाबेट, वैसे ही इकोनॉमिक्स में ये रूल है कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाए तो उसका मूल्य घट जाता है, अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये तो लॉजिकल भी है, समझ में आता है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मिलने लगे अर्थव्यवस्था में, तो हम क्या करते हैं? उसके हम कम मूल्य देने को तैयार होते हैं। तो जब कोई चीज बहुत शॉर्ट हो जाती है तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। उसका यूज है कि नहीं, ये बहुत मायने नहीं रखता। इसका उदाहरण है हीरा। हीरे का कोई यूज नहीं है। हीरे जैसा ही दिखने वाला दूसरा कांच का जो है, जो आभूषण होगा, वो सस्ता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। कांच के आप जितने चाहे हीरे बना लीजिए, वो बहुत उपलब्ध है, लेकिन रियल हीरे बहुत कम उपलब्ध है, इसीलिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जो असली हीरा है वो खाने पीने में बड़ा स्वादिष्ट है, वो भी वैसे ही दिखने में, और जो आर्टिफिशियल हीरा है वह भी वैसे ही दिखने में। बस असली हीरा जो है, उसकी समस्या ये है कि अगर उसे आप गलती से खाने पीने की कोशिश करें, चाट ले, तो मर जाएंगे। नकली हीरे को चाट भी लेंगे तो भी नहीं मरेंगे। तो नकली हीरा ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा उपलब्ध है इसीलिए वो सस्ता है, और वो कम उपलब्ध है असली हीरा, इसीलिए वो महंगा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो चीज ज्यादा उपलब्ध है वह सस्ती है, जो चीज कम उपलब्ध है वह महंगी। मुद्रास्फीति यानी मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना, इससे मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और अब वही नोट आपको कम वस्तुएं खरीद पाएगा या कम वस्तुएं दिला सकेगा, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। तो दरअसल मुद्रास्फीति का परिणाम है महंगाई, इसीलिए हम कभी कभी मुद्रास्फीति को महंगाई बोलते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें हैं। सरकार मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करेगी तो नोट्स की मात्रा, नोट्स की अवेलेबिलिटी को कम कर रही होगी। सरकार ने ये किया था उससे, ठीक है। और उत्पाद और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रित करेगी, तो सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के बहुत सारे अन्य तरीके हैं, उन्हें अपनाएगी। एक तरीका यह भी है कि मुद्रास्फीति को कम कर लेना, महंगाई पर नियंत्रण का। लेकिन महंगाई पर नियंत्रण के और भी कई सारे तरीके हैं, वह भी सरकार अपनाएगी। जैसे बहुत सारे टैक्सेस सरकार कम कर दे। अभी आपने सुना होगा, बहुत आप लोगों को ये न्यूज से आप बच नहीं पाए होंगे, कि सरकार ने जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो अपने कुछ टैक्स कम करके घटाए थे। पेट्रोल का प्राइस सरकार ने कैसे घटाया था? सेंट्रल टैक्स सरकार ने कम कर दिया था, और स्टेट से कहा था कि आप भी अपने स्टेट के टैक्स कम कर लीजिए पेट्रोल के, तो इसका मूल्य आपके यहाँ पे नियंत्रित हो जाएगा। यानी कि सरकार अगर महंगाई को नियंत्रित करना चाहे
तो एक तरीका और क्या है दूसरा, मुद्रा की सप्लाई को कम करने के अलावा कि सरकार अपने जो टैक्स टैक्स लगाती कम। है वस्तुओं पे उन्हें कम कर दे, ये दूसरा तरीका हुआ। ऐसे हजारों तरीके हैं, अभी केवल 2 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, महंगाई को घटाने के हजारों तरीके हैं। मैंने हजार शब्द वो सोच समझ के यूज किया है बच्चों, बहुत सारे तरीके। सरकार जितना ज्यादा सोच सकेगी उतना ही ज्यादा तरीके से। तो 2 समस्याएं सरकार ने एड्रेस की थी उस समय स्थायित्वकारी स्टेबिलिटी लाने के लिए अर्थव्यवस्था में। एक तो भुगतान असंतुलन जो था, निर्यात कम थे आयात की अपेक्षा, आयात ज्यादा थे निर्यात की अपेक्षा, उसको ठीक करने के लिए निर्यातों का संवर्धन सरकार ने शुरू किया था और आयातों पर ज्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए थे, जिससे आयात जो है वो थोड़ा सा हतोत्साहित हुए थे और निर्यातों में उत्साह दिखा था, निर्यातों में बढ़ोतरी होनी थी ऐसा माना गया था। मुद्रास्फीति समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मुद्रा को अलग अलग तरीके से, जो पुराने कटे फटे नोट थे उन्हें आरबीआई ने वापस लेना शुरू कर दिया था और भी कई सारे उपाय किए गए थे। उत्पाद और वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने टैक्सेशन वगैरह कुछ कम किए होंगे और भी बहुत सारे उपाय उस समय जो उन्हें ठीक लगे होंगे किए होंगे, लेकिन सरकार ने मोटा मोटा आपके सिलेबस में केवल इतना है कि सरकार ने किया गया था, तो आप इतना जानिए कि सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए उपाय किए थे। अभी ये मत जानिए कि कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए थे। ये आईएएस मेंस का सवाल हो सकता है, आपका नहीं है, कि सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय उठाए, क्या उपाय किए थे, क्या कदम उठाए थे। ये सवाल आपका नहीं है। अभी खाली इतना जानिए कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए। फिर दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना। ये जाहिर सी बात है, अगर आप भुगतान असंतुलन को दूर कर लेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे? निर्यात बढ़ाइए, ज्यादा आप विदेशों में बेचेंगे, डॉलर में पेमेंट मिलेगा, आपको विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला जाएगा। इंपोर्ट को कट कर लीजिए। इंपोर्ट जब करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए कम होता है क्योंकि आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है अमेरिकन ट्रेडर को, है ना। जब आप आयात करते हो तो आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार को अपने आप बनाए रखेगा और उसको बढ़ा भी देगा। और सरकार बहुत सारे अनावश्यक व्यय कर रही थी, जैसे पिछली बार किसी ने पूछा था अनुदान क्या है। अनुदान, अनुदान यानी कि ग्रांट। सरकार जो विभिन्न ग्रांट। संस्थाओं को ढेर सारा पैसा देती है, अगर वो अनावश्यक है, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है जनता के हित में, तो उन पे नियंत्रण करे सरकार। अगर सरकार ये सब कर लेगी, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर ये काम कर लेगी, अगर वहां अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व है, अस्थिरता है, तो इन उपायों से उस अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में स्थायित्व के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। सरकार ने किया था ये उपाय, निश्चित रूप से हम सब ने देखा कि जो ग्रोथ रेट आई इकोनॉमी की वो कामयाब हुए थे, है ना। तो ये उपाय भारत में भी कामयाब हुए 1991 में। इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक हिस्सा माना गया, स्थायित्वकारी उपाय। दूसरा है संरचनात्मक उपाय। थोड़ा सा मैंने गहराई में आपको बताया है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आना जरूरी है। टॉपिक सिलेबस हम अगर केवल कवर कर लेंगे उतना ही काफी नहीं है, आप चीजें जो सुने उन्हें समझ भी सके तो अच्छा है। जो लोग एक बार में नहीं समझ पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा पॉज करके पीछे जाइए, फिर से जहां से साहित्य पर उपाय बताए गए वहां से फिर से सुन लीजिए, मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है आप जान जाए। चलिए संरचनात्मक उपायों पर ध्यान देते हैं। संरचना क्या होती है? देश में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो इंडस्ट्री के लिए डूज और डोंट्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होता है, वह स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक उपाय में ये एक बार बन जाते हैं, फिर ये लंबे समय तक देश की जो संस्थाएं होती हैं, जब एक बार बन जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर लंबे समय तक उपयोग में आती है। संरचना में जैसे हम अगर जनरल बात करें, सड़क बन जाए एक बार, तो एक बार सड़क अगर बन गई तो फिर तो वो सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक लोगों का जो है उपयोग में आती रहेगी, लोगों का कल्याण करती रहेगी, वो उपाय लगातार उपयोग में आते हैं। तो संरचनात्मक उपाय अल्पकालिक नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? दीर्घकालिक होंगे। उलट जो आपके स्थायित्वकारी उपाय थे ये अल्पकालिक इसलिए होते हैं क्योंकि स्थायित्व आया या नहीं आया ये अल्पकाल में आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ इन उपायों में भी परिवर्तन करके नए तरीके से उन्हीं उपायों को लागू करेंगे। जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपने उपाय किए होंगे, अगर वो कुछ काम कर गए और वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गई तो कोई दूसरी समस्या होगी, उसके निदान के लिए आप दूसरे उपाय उठाएंगे, तो वो अल्पकालिक हो गए। संरचनात्मक उपाय दीर्घकालिक हो गए, ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या क्या आएगा?
एक तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना, इसमें बहुत सारे काम थे। एक तो जहां जहां बैंक खुले नहीं थे वहां वहां बैंक खोले गए, जहां जहां बैंक खुले हुए थे अगर वहां सर्विस अच्छी नहीं थी तो वहां सर्विस अच्छी दी गई, कुछ सुविधाएं ही नहीं थी वो सुविधाएं बढ़ाई गई। ठीक है, तो इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया गया। लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाना, ये जो एलपीजी मॉडल था उसका एल है यानी लिबरलाइजेशन, यानी लाइसेंसिंग व्यवस्था जो थी उसको खत्म करके उसको उदार कर देना, इसीलिए लाइसेंसिंग की जगह उदार शब्द आया, लिबरलाइजेशन आया। ठीक है, लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाना यानी कि लाइसेंसिंग नियमों में ढेर सारी ढील देना, ढेर सारी छूट देना, सब्सिडीज भी देना, प्रमोशन देना, तरह तरह के इंसेंटिव्स देना, ताकि लोग जो है वह विभिन्न उद्योगों में जा सकें और इंडस्ट्रीज की स्थापना कर सकें। जो लोग विदेशी व्यापार करना चाहते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नियमों को उदार बनाना, उदार माने लिबरल कर देना, हल्के कर देना, आसान कर देना। आयात निर्यात नीति को सुधारना, आयात निर्यात नीतियों में क्या आता है, आयात और निर्यातों पर लगने वाले टैक्सेशन आते हैं, इन व्यवसाय में होने वाली विभिन्न प्रकार की फॉर्मेलिटीज आती हैं, तो इनको सुधारना मतलब क्या करना, इनमें आसानी लाना। टैक्सेशन जो होते थे, जो टैक्स के रिस्ट्रिक्शंस थे, ढेर सारे टैक्स लगते थे, उनमें कुछ कमी कर देना। ठीक है, निर्यात द्वारा वित्त जुटाने की प्रक्रियाओं को अपनाना। निर्यात द्वारा वित्त जुटाना क्या है, जब आप निर्यात करते हैं तो विदेशों से पैसा मिलता है ना वस्तुओं के बदले में, यह है निर्यात द्वारा वित्त जुटाना। तो इसकी प्रक्रियाओं को अपनाना यानी कि आप निर्यात करें देश से। देखिए, देश में वित्त जुटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, या तो आप विदेशों से अगर पैसा लेना चाहते हैं, विदेशों से अगर वित्त जुटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप विदेशों से उधार लीजिए, या आप उनको कोई वस्तु बेचिए और बदले में पैसा ले लीजिए। तो आप उधार ले और पैसा मिले, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर तरीका क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट वहां बेचिए, निर्यात कीजिए। और निर्यात द्वारा अगर आप पैसे जुटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिन प्रोडक्ट का निर्यात करना चाहते हैं तो उन्हें बेहतर करें, उन्हें अपने देश में उनकी उत्पादन लागत कम करें। फिर आप जब निर्यात करना चाहते हैं तो सरकार जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे कि निर्यात करना जो है वह आसान हो जाए, उसमें टैक्स कम हो, सरकार विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता भी दे ऐसे लोगों को जो निर्यात के बिजनेस में हैं, जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उन्हें सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट करे, टेक्निकली भी सपोर्ट करे। अगर विदेश में जा रहे हैं, उन्हें विदेशों में कहाँ व्यापार करना है इसकी जानकारी नहीं है, तो आरबीआई जो है वो भारत में, जैसे आपने शायद सुना होगा, बीएसटी में शायद पढ़ा भी होगा कि जब हम विदेशी व्यापार में भुगतान पाते हैं तो हमें बैंकों का बैंक से टाई अप कराना होता है। भारत का जो बैंक है वह भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो किसी दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से इस तरह का टाई अप करता है कि यहाँ का अकाउंट होल्डर वहां के अकाउंट होल्डर को गारंटी दे सके और ऑनलाइन पेमेंट कर सके बिल्स के जरिए। ठीक है, तो वह व्यवस्था जुटाना ये निर्यात का समर्थन के लिए था, तभी निर्यात द्वारा वित्त जुटाने की प्रक्रिया जो है वह आसान हो सकेगी, और आसान प्रक्रिया अपनाएंगे तो ये तो सफल हो पाएंगे। ये सारा इसमें आता है संगठनात्मक उपाय। प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था को की कुशलता को यानी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करें, और अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्र जो है, विभिन्न क्षेत्र माने अलग अलग सेक्टर, क्षेत्र का मतलब होता है अलग अलग सेक्टर। जैसे अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर है कृषि वगैरह के उत्पाद, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल उत्पाद, और टर्शियरी तृतीयक सेक्टर यानी कि सेवा जगत। तो ये जो हमारे क्षेत्र हैं, इनमें कहीं कहीं अगर कोई अनियमितता है, इरेगुलरिटीज है, तो उनको दूर कर दें। और भारत की अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है या इंटरनेशनल जो कैपेबिलिटी है कंपटीशन की, उसको हम अभिवृद्धि करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो कुल मिलाकर के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन नीतियां ये अपनाई गई जो कि इसमें एड्रेस की गई। यह लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाना, ये उदारीकरण को एड्रेस करता है। निजीकरण में आपने एक्सपोर्ट हाउसेस को बढ़ावा देने के लिए जो निजी सेक्टर के उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया, और उनको कहा कि आप प्रोड्यूस करिए, हम एज ए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगे और हम लोग मिलकर निर्यात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात रही वैश्वीकरण, तो जब आप देशों में बिजनेस की बात करते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ पहले ही निकल पड़ते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये तीन उपाय जो थे नीति के तौर पे संरचनात्मक उपाय के उदाहरण। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
आगे के पॉइंट्स में, आगे के चैप्टर में, मतलब आगे के टॉपिक में हम यही करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो उदारीकरण हम पढ़ सके, जान सके, इसके लिए अभी तक आपने आज जो जाना है, आप सभी लोगों ने इसके नोट्स बना लिए हैं बिना जाने समझे। आप ये सब तमाम लोग नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं। खाली केवल लिखना काफी नहीं है बच्चों। कोई चीज अगर आपने लिखी और उसमें से एक भी शब्द ऐसा है जिसकी आप जड़ नहीं जानते, जिसके खानदान से आप परिचित नहीं, जैसे भुगतान संतुलन आपने सुना था और यहाँ पे भुगतान असंतुलन लिखा, तो ये मत मान लीजिए कि इनका मन था तो उन्होंने असंतुलन में एक्स्ट्रा लिख दिया। एक्स्ट्रा ही तो कोई कमी तो है नहीं, तो कोई चीज एक्स्ट्रा है तो क्या फर्क पड़ता। इस तरह की अप्रोच से काम नहीं होने वाला है। गहराई से समझिए। जब आज आपको मैंने खाली ये 2 टॉपिक पढ़ाए तो आपको लगा होगा कि अगर हम इकोनॉमिक्स को समझे तो समझने के लिए वो बहुत कुछ है। उतने ही मैटर में 5-7 लाइनें यहाँ है इस साहित्यकारी उपाय में, और ऐसा ही 6-7 लाइनें यहाँ है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने समझने के लिए इसमें काफी कुछ था, नहीं था? तो आप कोई चीज Yes, अगर sir. नहीं समझ पा रहे हैं तो चुप नहीं हो जाना है, पूछना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। आप सब कुछ अपने आप समझ नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप सवाल तो कर सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बता दीजिए। ये लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाना मतलब क्या होता है ना? तो क्या होता है लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाना, तो बता सकते हैं? कुछ गेस करो, जितना भी आता हो। जरूरी थोड़ी कि तुम अभी प्रोफेसर की तरह जवाब देना दोगे, अभी तो तुम विद्यार्थी हो, जितना लगे समझ। लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाने में सरकार ने क्या किया होगा? License. अच्छा, अगर उदार नहीं है कोई तो क्या होता है? कठोर होता है। और कठोर होता है तो खूंखार टाइप का होता है, खतरनाक होता है। मतलब लाइसेंस लेना ही कठिन, लाइसेंस को मेंटेन रखना कठिन। कोई गलती हो गई तो लाइसेंस कैंसिल होने की तलवार लटक रही है ना? तो लाइसेंसिंग व्यवस्था को इतना आसान कर देना कि एक तो लाइसेंस के क्षेत्र ही कम कर दिए गए, घटा करके केवल 5 कर दिए गए, है ना? पहले जहाँ 17 हुआ करते थे, बाद में 16 रह गए थे, फिर 14 रह गए थे, फिर बाद में अभी 5 केवल रह गए 1991 में। ठीक है, तो ये आसान हो गया, बाकी लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं थी। यानी कि जो कठोरताएं थी लाइसेंसिंग व्यवस्था की, उनको दूर कर देना, यही तो उसको उदार बनाना है। मतलब लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बना देना, यही तो उदार बनाना है। ठीक है, तो आपसे हम कोई यहाँ पे आइंस्टीन वाले जवाबों की उम्मीद नहीं करते। आपके जो भी आपको लगता है उतना साधारण जवाब दीजिए कि सर लाइसेंसिंग व्यवस्था को आसान बना देना, यही उदार बनाना है ना? मम्मी का उदार व्यवहार आपको याद है? ठीक है, और कठोर व्यवहार भी है, उदाहरण कल दिया था। तो वही है, सरकार ने जब लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाया तो उसको इजी बना दिया, लाइसेंस लेना आसान हो गया और बहुत सारे सेक्टर्स में लाइसेंस की अनिवार्यता ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सब उदारीकरण। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और होपफुली कि जो वीडियोस हैं, अगर आपको कोई भी बात लाइव क्लास में नहीं समझ में आती है तो आप वीडियोस को बार बार देखिए। टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के लिखने आसान है, एग्जाम में लिख देना भी आसान है अगर आप रट के गए, लेकिन समझना कठिन है। अगर आप अभी समझ लेंगे 11th में, तो आगे चल के जब आप कोई बड़ा एग्जाम देना चाहेंगे, मान लेते हैं अगर आपको सीए करना है, सीएस करना है, या आपको लगता है बीबीए करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये टॉपिक, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम में आएगी कि ये सब क्या होते हैं, क्या है मुद्रास्फीति और महंगाई में अंतर, क्या होते हैं भुगतान संतुलन और असंतुलन के डिफरेंसेस। ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो ध्यान से पढ़ें। ये आपके आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए ये बेस है, आधार है। तो इसे हल्के में न लें। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल है। हाँ, जो नहीं आपके सिलेबस का है वो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो तो पूरा जान। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे की क्लासेस जो भी आपके शेड्यूल है उन्हें ज्वाइन कीजिए। थैंक्स अ लॉट। Have a nice day, sir. सेम टू यू बच्चों। गॉड ब्लेस।